आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डिफेंस एक्सपर्ट भारत में कमर आगा साहब मौजूद हैं। इनसे हम आज जो इजराइल और जो पैलेस्टाइन की जो ये पूरी हमास की वार थी उस संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। सीज़ फायर अभी कहां तक पहुंचा है, आने वाले दिनों में हमास का क्या भविष्य है। हालांकि इजराइल को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें कही जा रही हैं कि इजराइल जंग हार गया है, घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि कमर आगा साहब इस पूरे खित्ते को बहुत करीब से देखते हैं और ख़ास तौर से यासिर अरफ़ात साहब के साथ आपने लंबे समय तक काम किया और भारत का पक्ष पूरी दुनिया में बड़ी बेबाकी के साथ रखते चले आए हैं। कमर साहब, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे थे शुरू में कि साहब ईरान ने सब करवाया है हमास से, कुछ लोग और कुछ कह रहे थे, मतलब तरह जितने मुंह उतनी बातें आ रही थी सामने, लेकिन एज अ एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत पुरानी समस्या है, कोई आज के मसला नहीं है। और हमस को का जो एरिया है गाज़ा, ख़ास तौर से गाज़ा को पिछले 16-17 साल से ब्लॉकेट कर रखा है, घेर रखा है। वहाँ पे खाना पानी जो कुछ भी जाता है इजराइल की मर्ज़ी से जा रहा था। वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे थे, इजराइल से परमिशन लेनी पड़ती थी अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना है। तो ये बिल्कुल एक ओपन जेल कहलाता था, जहाँ के ऊपर लगभग 23 लाख लोग रहते थे। और ये 23 लाख की जो हालत थी हम सब जानते हैं, बहुत ख़राब थी। उसको तोड़ने का ये अटेम्प्ट है। हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ईरान से भी समर्थन है और फिर दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे भी ये जुड़ी हुई है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किसके कहने पे किया। मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने पे कोई करेगा ऐसा। किसी के इतने लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोगों की मौतें हो रही हैं। ये एक कोई इंसिडेंट रहा होगा जिसने, ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, स्मगल कर रहे थे वीपन्स वगैरह अपना, और ये सब जो कुछ भी उनको मिसाइल और वीपन सिस्टम्स वगैरह मिले हैं, कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने उनकी मदद की है बनाने में। हिजबुल्लाह के पास काफ़ी ये सब है, बनाए तो वहीं गए होंगे, स्मगल करके गए हैं पार्ट्स में। इजराइल को पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी तैयारी ये इतने दिनों से कर रहे हैं। उनके पास इतना पूरा टनल सिस्टम वगैरह डेवलप कर लिया था अंडरग्राउंड इन लोगों ने। लेकिन एक चीज़ और थी कि शुरुआती दिनों में ये जो बात सामने आई तो हमने बात की थी ज़फरुल इस्लाम साहब से। उनका साफ कहना, साहब ये तो ड्यू था हमास का जो उसने अपना किया है, अपने दिफा के लिए उसको पूरा हक हासिल था। एक बात ये भी थी कि साहब नेतन्याहू साहब क्योंकि जाने वाले थे, उनको डर था, इसलिए उन्होंने ये सब खुद करवाया है। तो बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से आ रही, क्या सच्चाई लगती है आपको? नहीं, नेतन्याहू ने, मैं नहीं समझता कि करवा सकते थे। इन लोग को मौका मिल गया। इन लोग को कई चीज़ें लग रही थी। इन लोग को लग रहा था कि फ़िलिस्तीनी कॉज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इन्हीं ने, और दूसरी तरफ इनको ये लग रहा था कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ख़ास तौर से ये गवर्नमेंट जब से आई थी, ये बात करती थी ग्रेटर इजराइल बनाने का। और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे बिन गवीर, वो साफ कहते थे कि वेस्ट बैंक को हम ये जो बिब्लिकल लैंड है इसको हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे, यानी अनेक्स करेंगे। और उन्हीं ने बहुत से नए सेटलमेंट्स भी बनाने के अनाउंस कर दिया था। तो इन लोग को ख़तरा लग रहा था कि अब धीरे धीरे हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। इन्हीं ने सोचा कि इस तरह के अटैक करने से इंटरनेशनल कवरेज भी मिल जाएगी, लेकिन इन्हीं ने ये नहीं सोचा होगा इजराइल इस बुरी तरीके से इसका जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन कमर साहब, ये जो इजराइल ने एक्शन लिया, इस पूरे एक्शन में पैलेस्टाइन या जो हमास का जो नुकसान हुआ तो हुआ ही, लेकिन इजराइल का कितना बड़ा नुकसान हुआ या कुछ हुआ भी या नहीं? क्योंकि इजराइल का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त में उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इजराइल की एक रिपुटेशन थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, ख़ासतौर से पश्चिम के जो देश हैं उनमें, कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, चारों तरफ से होस्टाइल अरब्स के बीच में घिरी हुई है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है, अपने को कहते थे, इससे जुड़े हुए अपने को कहते थे। वहाँ पे जब ये हुआ तो अब एक बहुत बड़ा सेक्शन, ख़ासतौर से यूथ जितना है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, तो रोज़ सड़क पे इतने बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इतने लोग सड़क पे निकल के आ रहे हैं। जो बाइडेन को चारों तरफ जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कैंपेन करना मुश्किल हो रही है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि इजराइल का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसी के
इसराइल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका या यूरोप अबेंडन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंटों की सपोर्ट उसी तरह से बनी हुई है, लेकिन ये कि अगर जंग फैल जाती है, ख़ित्ते में चली जाती है और उससे बहुत लॉस हो जाएगा, तेल का दाम बढ़ जाता है, तो यूरोपियन इकनॉमी भी क्राइसिस में आ जाएगी। इसलिए कि ऑलरेडी पहले से वहाँ पे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। रशियन की लड़ाई की वजह से तेल की सप्लाई, रशियन ऑयल नहीं आ रहा है, यूरोप जो जाता था, गैस ख़ास तौर से बंद हो गई है, तो काफ़ी महंगा उनको ख़रीदना पड़ रहा है। और अगर इस ऐसे मौके पे अगर वहाँ पे हुती रेबल्स अटैक कर रहे हैं बार बार, उससे भी बहुत इकनॉमी पे असर पड़ रहा है। इसलिए कि शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, सामान पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि पूरा अफ्रीका घूम के जाता है, केप ऑफ गुड होप होता हुआ। तो ये सब चीज़ों से इकनॉमी पे असर पड़ रही है। लंबी चलती है तो मुसीबत है, और दूसरी बात ये कि अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर ये है कि अमेरिकन ठिकानों पे भी इनके जो हमस के एलाइज़ हैं, शिया मलेशियाज़ जो हैं, हुती रेबल्स, हिजबुल्लाह, ये सब भी बार बार अटैक कर रहे हैं। ये भी एक, इसके चलते हुए भी तेल के प्राइस पे असर पड़ रहा है। तो हालात बहुत नाजुक हैं इस समय, और मैं समझता हूँ कि पश्चिमी देशों फ़िलिस्तीनी तो मर ही रहा है, 30,000 के करीब पहुँच रही है फिगर, लेकिन ये है कि इनकी इकनॉमी को भी बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। अच्छा, एज अ इंडियन अगर हम इस देखें तो भारत के लिए इस जंग में क्या मैसेज है? भारत कहाँ अपने आप को पा रहा है? क्योंकि भारत के कॉज के लिए भारत जहाँ पैलेस्टाइन के साथ, तो इसराइल के साथ भी है। भारत के संबंध इसराइल से भी हैं, पैलेस्टाइन से भी हैं, ईरान से भी हैं, अरबों से भी हैं। भारत सबसे रिश्ते बना के रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वयं पर्सनल रिलेशंस सारे अरब देशों से हैं। सभी ने उनको उनके यहाँ के जो बड़े सिविलियन अवार्ड्स हैं वो उससे नवाजा है उनको। जहाँ तक अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, तो भारत की जो लाइन है वो ये है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशंस की लाइन है, भारत उसको सपोर्ट करता है। 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होना चाहिए। ऑक्यूपेशन को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि भारत की स्वयं ज़मीन चाइना और पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। तो भारत चाहता है, लेकिन भारत साथ में ये भी चाहता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मसले हल होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, यहाँ तक उन्होंने बात की है। वो आतंक जो हुआ था 7 अक्टूबर वाला, उसको भारत कंडम करता है, भारत में सभी लोग कंडम करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो गलत हुआ था, उसमें बेगुनाह लोग बहुत मर गए थे। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे हो रही है, वो चाहता है कि ख़त्म हो वहाँ पे। इस जंग के जो नुकसानात हैं, जो मतलब इकॉनमी का मसला है, कॉरिडोर्स के मसले हैं, गैस का जो पाइपलाइन का मसला था, इन सब भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? भारत का देखिए, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हुई है या उससे नहीं पहुँच रहा, भारत का उससे नहीं होगा। भारत का मसला ये होगा कि ये जो रास्ता बंद हुआ है, ख़ास तौर से बाबुल मंडप से जो सुएज कैनाल जाता था, और सुएज कैनाल से ईस्ट मेडिटेरेनियन और वहाँ से यूरोप शिपिंग होती थी, कमर्शियल शिपिंग, वो डिस्टर्ब हुई है, उससे प्रॉब्लम आ रही है। और फिर दूसरी तरफ ये कि अभी जो 3 अमेरिकन सोल्जर्स की हत्याएं हो गई वहाँ पे जॉर्डन के अंदर, एक अमेरिकन छोटा सा बेस था उसके ऊपर, उससे अगर जंग जैसे फैलती हुई नज़र आती है, अमेरिकन के लगातार अटैक हो रहे हैं, हुती यमन में भी, सीरिया में भी, इराक़ में भी, और अगर ये फैल जाती है तो मैंने कहा तेल की अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम है। भारत की जो नीति है वो ये है कि जो चाहता है भारत, वो चाहता है कि 6 से 8% इकनॉमिक ग्रोथ भारत चाहता है, जो लगातार हो भी रही है। मगर साथ में अगर ये सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इस ग्रोथ रेट पे असर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, इस पूरे जंग में जो सऊदी अरब का जो रुख रहा, ख़ास तौर से जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ पे जिस तरह से खबर ये आई कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको काफ़ी वेट कराया, काफ़ी कुछ सुनाया। सऊदी अरब पहली बार ऐसा लग रहा है कि तेवर उसके बदले हुए हैं, उसका मिजाज बदला हुआ है, नीतियाँ बदली हुई हैं। देखिए, नीति तो पहले भी थी उनकी, वो अरब लीग रेजोल्यूशन जो है किंग अब्दुल्ला के वक़्त में जो आया था, उसी को ये लोग रीइटरेट करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन उनका। लेकिन
MBS बहुत सख्ती से, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उनका मानना ये है कि बात आगे तक नहीं बढ़ेगी। पहली बात तो वो सीज़ फायर की बात करते हैं, और दूसरी बात वो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन होनी चाहिए, यानी इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा। और वो अमेरिका पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, उन लोगों पे भी दबाव डाल रहे हैं, और अमेरिकन्स का प्रेशर है उनके ऊपर, ख़ास तौर से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करें, और दूसरे ये कि वो अमेरिकन बाइडेन जो बार बार आ रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो चाहते हैं कि सऊदी अरबिया प्रेशर डाले हमस के ऊपर कि वो जो इजराइलियों को बंदी बना रखा है उसकी रिलीज़ के लिए भी वो प्रेशर डाल रहे हैं। इससे वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि जंग रुके। उनका मैं समझता हूँ कि सऊदी अरबिया का बहुत प्रिंसिपल स्टैंड है और बहुत क्लियर और साफ है। वो ये कहते हैं कि अगर जंग रुकती है, 2 स्टेट सॉल्यूशन बंद होता है, तो वो इजराइल को अरब देश रिकग्नाइज़ करने पे भी तैयार है, लेकिन ये कि अगर ऑक्यूपेशन के साथ साथ वो राज़ी नहीं है। अच्छा, अब जो सीज़ फायर की बातें आ रही हैं, उनका क्या, आपको क्या लगता है, उनका क्या भविष्य है? क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, उसमें 2 बातें नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि ब्रीदर मिल जाए कुछ समय के लिए, और ताकि वो अपनी फ़ौज को दूसरी तरफ भी डिप्लॉय कर सकें, हमस के हिजबुल्लाह के लिए। एक रिपोर्ट ये भी आती है इजराइल से। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो नीति है इजराइल की, और इन लोगों की जो गवर्नमेंट की में जो लोग हैं, जो फार राइट गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर बेन गवर, या उनके जो वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तरिज, क्या नाम है, ऐसे ही ना, वो इन लोगों का मानना ये है कि जंग रुकनी नहीं चाहिए। हमस को, वो पैलेस्टीनियन को वो ह्यूमन एनिमल तक कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किया तो वो गवर्नमेंट को गिरा देंगे फार राइट वाले। दूसरे लोग जो हैं वो भी चाहते, उनकी एक ही डिमांड है, उनका फ़िलिस्तीन के पक्ष में इजराइल में पब्लिक ओपिनियन नज़र नहीं आती, बहुत कम है, लेकिन ये है कि वो चाहते ये हैं कि बंदी रिलीज़ होना चाहिए। जो लोग पकड़ गए हैं, लोग जो उनके कब्ज़े में हैं, किडनैप करके जिनको ये लोग ले गए हैं हमस वाले, उनकी है। तो वो अक्यूज़ बार बार करते रहते हैं नेतन्याहू को कि ये इनकम्पिटेंट हैं और ये छुड़ाने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन नेतन्याहू को की जो प्लानिंग है उससे ऐसा लगता है कि जंग, वो इस फेवर में है कि जंग अगर फैल जाएगी, वो अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा इजराइल को बचाने के लिए। वो चाहते हैं कि उनकी जो बेसिक नीति है इन लोगों की, उनका मानना ये है कि ईरान जो है, वो ये जो ऑक्टोपस है या स्नेक है, उसका हेड जो है वो ईरान है। तो वो चाहते हैं कि ईरान को कमज़ोर किया जाए और साथ में हिजबुल्लाह वगैरह को। वो तभी पॉसिबल होगा जब अमेरिकन से इन्वॉल्वमेंट। तो नेतन्याहू, डर इस बात का है कि नेतन्याहू कहीं वार को, अगर हिजबुल्लाह पे अटैक करते हैं तो अमेरिका ने अपने सोल्जर्स तमाम और जंगी बेड़े भी डिप्लॉय कर रखे हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। उनका एक बेड़ा है जो अगर हिजबुल्लाह से अटैक होगा इजराइल के ऊपर तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल को। फिर उसके अलावा ये भी है कि पर्शियन गल्फ़ यानी खाड़ी का क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं अरब गल्फ़, वहाँ पे भी इन्हीं ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है जंगी बेड़े का, कि ताकि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब ना होने पाए ईरान के ख़िलाफ़। अब उनको वहाँ भी डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है, क्या कहते हैं वो जो है रेड सी में, जहाँ पे हूती रेबल लगातार इजरायली और अमेरिकन शिपिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो चारों तरफ अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, अरब सी में भी अमेरिकन तो नेतन्याहू का मानना ये कि ये बेस्ट टाइम है, अगर जंग को इनलार्ज कर दो, फैला दो, तो ईरान से भी बदला लिया जा सकता है, हिजबुल्लाह को भी डिग्रेड यानी कमज़ोर किया जा सकता है और धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है, हमस को वो स्वयं ख़त्म करने। लेकिन ये सब प्लान जो है पेपर पे तो बन सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम होगा। जंग फैल गई तो बहुत उसके बुरे नतीजे निकलेंगे, इसलिए कि ये उसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकनॉमी पर पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है सीज़ फायर, मतलब अभी जो सीज़ फायर की खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? हो पाएगा, नहीं हो पाएगा?
देखिए सीज़ फायर हमस का जो डिमांड है, हमस साफ साफ कहती है कि जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, जो कई हज़ार उनके जेल में हैं इज़राइल की, उनको रिलीज़ करो वो और सीज़ फायर करो, और हम सब जितने बंदी उन्हीं ने बनाए हैं, जितने लोगों को उन्हीं ने किडनैप किया है या जो भी किया है, उनको हम छोड़ने पे तैयार हैं। इज़राइल की वो चाहता तो है कि उसके लोग जो वहाँ पे हैं वो बाहर आए, मगर वो जो बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इज़राइल के, फ़िलिस्तीनी इज़राइली जेल में, उनको छोड़ने पे तैयार नहीं है। थोड़े बहुतों को तो वो छोड़ देगा, लेकिन ये कि सारे छोड़ने पे तैयार नहीं। तो ये स्टेलमेट एक बना हुआ है। क्या कंप्रोमाइज़ होगा ये कहना मुश्किल है। बातचीत का दौर चल रहा है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कमर आगा साहब, इनका साफ कहना है बातचीत का दौर जारी है, सीज़ फायर कब तक होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीज़ फायर इनका ये मानना है कि दुनिया के हक़ में है, सलामती के हक़ में है, दुनिया की इकॉनमी के हक़ में है। लेकिन क्या कुछ होगा, इंतज़ार करते रहिए, हमारा अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।